जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है हर कोई जानना चाह रहा है इसके बारे में। स्कूल ऑफ लाइफ आपके पास से कैसे आगे बढ़ा? तो मैं रिसर्च कर रहा था, तो रिसर्च के दौरान कुछ ऐसी इंसिडेंट्स और ऐसे वाक़ये मेरे सामने आए जिससे मेरा दिल दहल गया। It puts forth issues which people have a tough time talking about. You know, they're inconvenient truths, they are inconvenient realities, and it's very important to address them. हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। यू गाइस आर वाचिंग हिंदुस्तान और मेरा नाम है अविनाश पाल। हॉटस्टार पर आ रही है स्कूल ऑफ लाइज। काफ़ी चर्चा हो रही है जब से इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके बारे में और जानने के लिए, और उतना ही आप भी होंगे मैं जानता हूँ। तो ऐसे में मेरे साथ जुड़े हैं आज दो लोग काफ़ी खास। एक है मेरे हम नाम अविनाश, और दूसरी है वो जिनका मेरे साथ जो बैकग्राउंड है वो सेम है। वी बोथ बिलोंग्स टू द आर्मी बैच। अच्छा, सो निम्रत एंड अविनाश, स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है हर कोई जानना चाह रहा है इसके बारे में। आप एज ए डायरेक्टर इसकी शुरुआत कैसी हुई? स्कूल ऑफ लाइफ आपके पास से कैसे आगे बढ़ा? मुझे बोर्डिंग लाइफ की दुनिया जानने का बहुत एक इंटरेस्ट था, क्यूरियस था मैं बचपन से ही, क्योंकि मैं खुद बोर्डिंग में पढ़ा नहीं हूँ। और जब भी कोई दोस्त मेरे हुए बने जो बोर्डिंग से थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, उनकी लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ जाना। और मैं काफ़ी क्यूरियस था कि ये ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे थे लाइफ के, कुछ अच्छे थे, कुछ सॉर्ट ऑफ लाइक थोड़े से संदिग्ध थे। तो थोड़ा जानने का बहुत मन हुआ कि ऐसा क्यों, और क्या ये वजह हो सकती है, और किस तरह का एक सॉर्ट ऑफ एक वातावरण उनको वहाँ पर मिला होगा। उसको जानने का बहुत मुझे एक उत्सुकता थी। और एट द सेम टाइम सिनेमैटिकली आई रियली फाइंड दैट वर्ल्ड वेरी इंटरेस्टिंग। वो इमारतें, पहाड़, बच्चे और बच्चों की दुनिया, कितनी सारे किस्से, कहानियाँ, क्या क्या हो सकता है। और एक बात ये थी कि अक्सर हमारी कंट्री के, हमारे हिंदुस्तान के जो भी फिल्मों की और शोज़ की अगर बात करूँ, तो मुझे बच्चों के ऊपर और बच्चों के लिए एक कंटेंट बहुत उसमें कमतरता मुझे दिखाई देती है सारी। तो वो एक चीज़ थी कि शायद ये एक नॉवेल्टी हो सकती है, ये वर्ल्ड एक्सप्लोर करने का, जो किसी ने देखा नहीं है उसको एक नए सिरे से अगर सामने रखना। एंड एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स फिर टॉपिक किस तरह से, और वो कितना इंटेंस, कितना डार्क, कितना लाइट, कितना कॉमिक, या फिर क्या किस तरह की दुनिया हो, वो भी एक जो सारी। तो मैं रिसर्च कर रहा था, तो रिसर्च के दौरान कुछ ऐसी इंसिडेंट्स और ऐसे वाक़ये मेरे सामने आए जिससे मेरा दिल दहल गया। और बहुत गहरा असर हुआ मेरे अंदर, कि मुझे लगा कि यार इस तरह की भी चीज़ें, और जानने की कोशिश की मैंने। तो काफ़ी किस्से कुछ आए, तो मुझे लगा कि मुझे इस बारे में कुछ करना चाहिए और कुछ सोचना चाहिए। तो फिर हमारी जो राइटर है इशारी बैनर्जी, शी इज़ ऑल्सो को क्रिएटर ऑन दिस शो, और हमारे जो हमारी राइटिंग टीम के मेंबर्स हैं, काफ़ी रिसर्च और बहुत सारे सवालात और बहुत सारे डिस्कशंस के बाद हम इस कहानी पे आए, और इस सॉर्ट ऑफ एक फॉर्म पे आए कि इस तरह से ये कहानी दिखाई जाए। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर डिज्नी हॉटस्टार एंड BBC इंडिया की उन्होंने ट्रस्ट किया, ऐसी कहानी चुनी उन्होंने, ये कहानी क्योंकि इस तरह की कहानियाँ चुनना और उसको प्रोड्यूस करना और उसको रिलीज़ तक लेके आना, ये काफ़ी पास्ट में मुश्किल रहा है, और ये हो रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग। निम्रत, आपके पास जब आया स्कूल ऑफ लाइफ, व्हाट वाज योर रिएक्शन? आपने कैसे प्रिपरेशन की? आप लोगों का फर्स्ट इंटरेक्शन कैसा था? मैंने किला देखी थी इनकी फिल्म, बहुत ही बेहतरीन। 2-3 बार मैंने देखी, 3 बार देखी थिएटर पे। और मैं मराठी ज़्यादा समझती नहीं, बट इवन देन आई लव्ड इट एंड आई वॉच्ड इट दैट मेनी टाइम्स। एंड फिर ये मुझे मिले थे, एक कॉमन फ्रेंड की उनकी पार्टी थी, और वहाँ पे थे, और उन्होंने बताया कि ये सो एंड सो हैं। तो मैंने उनको बताया कि प्लीज़ आप जब भी मेरे साथ काम करना चाहें, मैं यहाँ हूँ। तो I was determined that somewhere or the other I'll find a way to work with him, and इनके साथ मेरी कुछ तो हमारी जर्नी होनी चाहिए क्रिएटिवली साथ। So I'm very grateful कि ये प्रोजेक्ट आया। फिर
मुझे जब स्टोरी का पता चला और मुझे समझ में इनका, मुझे ये था कि ये क्यों कर रहे हैं ये वाला प्रोजेक्ट, इनका क्या रीज़न है कि क्योंकि ये भी जिस तरह का काम करते हैं, ही इज़ वेरी वेरी श्योर ऑफ द काइंड ऑफ थिंग्स ही डज, यू नो, एंड आई फाइंड देम वेरी इंट्रीगिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग. सो दैट इंट्रीग मेरे लिए वो बहुत हाई था कि ये क्यों कर रहे हैं, मुझे देखना ये क्या है. सो जब मेरे पास कहानी आई, जो किरदार मुझे निभाने को मिला नंदिता का, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है बट बहुत इंटरेस्टिंग भी है. बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी से निकलते हुए वो कहाँ से कहाँ बात चली जाती है. इट्स लाइक आप बिलीव और इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि किसी की लाइफ में इतना सब कुछ हो सकता है. या so that journey is very interesting, and what she witnesses, जो उनके reactions हैं to what she witnesses, how she goes about making her decisions based on what she is witnessing, बच्चों के साथ interaction, उनका अपनी past life नहीं, मतलब उनकी अपने past को address करना because वो life circumstances आए. इतना सारा material था मेरे पास to work with that it was a no-brainer, honestly. मैं बस वेट कर रही थी कि कब कहानी हम लोग कब शुरू करेंगे, शूट कब शुरू कर रहे हैं. और really it's one of the best experiences, filming experiences I have had in my life. अविनाश, आपने अभी तक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं जिनमें आपका काम बहुत ही खूबसूरती से बाहर आया है. अगर मैं स्कूल ऑफ लाइफ की बात करूं तो इसमें कोई एक सीन या कोई ऐसा शॉट है जो आप बोलो कि अविनाश ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था एज वेल एज मेरे लिए सबसे ज़्यादा मज़ेदार भी था? नहीं, मैं वैसा सीन और शॉट्स के हिसाब से तो मतलब मैं उस तरह से नहीं, मतलब मुझे लगता है इन टोटलिटी एक क्या भाव एक पनपता है ना अंदर. तो मुझे मतलब मैं काफ़ी थोड़ा सा शुरू में मैं काफ़ी नर्वस था कि इस तरह का सब्जेक्ट, चीज़ें, ये दुनिया जो मुझे मतलब पता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि जी हुई नहीं है, उसको एक तो अपने सबकॉन्शियस का हिस्सा बनाना, 1-2 साल स्टडी करना, स्क्रिप्ट पे काम करना, उसके बाद शूटिंग प्रोसेस में आना और किस तरह से एक ट्रुथफुल मोमेंट उन सारे हर एक सीन में ढूंढना. क्योंकि अगर वो ट्रूथ उनको लगना चाहिए पहले, तभी तो जाके वो ऑडियंस के साथ रेजोनेट करेगा वो. तो वो प्रोसेस तो ओवरऑल पूरा प्रोसेस, एडिटिंग का प्रोसेस, साउंड का प्रोसेस ख़त्म होने के बाद जब फाइनल आउटपुट आप देखते हो, और फाइनल आउटपुट आपको एंड ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि किसको पसंद आएगा या फिर किसको अच्छा लगेगा, ऑडियंस किस तरह से रिएक्ट करेगी, इन सारे सवालों के पहले आपको खुद को कैसा लग रहा है, कितना अच्छा, यू नो. तो मुझे लगता है कि आई एम एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड विद दिस प्रोसेस एंड दिस प्रोजेक्ट. So and it has like really given me another confidence which I can about myself as a filmmaker and as a person, and how I sort of like I've done my journey and how I want to like किस तरह की चीज़ें मुझे आगे करनी है. ग्रेट. अविनाश तो एज ए डायरेक्टर टोटलिटी में देखते हैं चीज़ को. एज एन एक्टर अगर मैं पूछूं सेम चीज़ की, कोई एक ऐसा सीन रहा हो जो आपको लगा कि अविनाश वो बढ़िया था, बहुत चैलेंजिंग था, बहुत अच्छा भी था? एंड एक सीन है बट उसके बारे में अभी बात करना ज़्यादा नहीं बता सकते, मैं बता नहीं पाऊंगी, बट वो एक सीन है ऐसा. डायरेक्टर साहब धीरे से नहीं. वो एक सीन है जो पर्टिकुलरली मेरे लिए ज़रूर डिफिकल्ट था. ये सवाल मुझे लगता है कि शो देखने के बाद हम लोग बिल्कुल आंसर करेंगे. जी. बट एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि एज एन एक्टर जो भी आपको जिस चीज़ की भी घबराहट होती है ना, उस वक्त एक डायरेक्टर के हाथों में सेफ फील करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप इमोशनली अपने आप को सरेंडर कर सकें. और क्योंकि वही आपके मतलब ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप यू आर इन. सो वो मैं पूरी 200% इनके ऊपर पूरी तरह मैं ट्रस्ट कर पाई फ्रॉम द बिगिनिंग, बिकॉज इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतनी सेंसिटिविटी से ये अपने सीन्स शूट करते हैं और इतने कोलैबोरेटिव और डेमोक्रेटिक तरीके से आपको समझते हुए साथ लेकर जाते हैं अपनी कहानी में. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपको कभी भी एट एनी पॉइंट इन टाइम नहीं लगेगा कि ये तो करना ही पड़ेगा, पता नहीं कैसे करूँ, यू नो, विच कैन हैपन समटाइम्स. अविनाश, जब आप एक सिनेमाटोग्राफर की कुर्सी पे बैठते हैं और जब आप एक डायरेक्टर की कुर्सी पे बैठते हैं, दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस फील करते हैं एज अ डायरेक्टर जब आप काम करते हैं किसी प्रोजेक्ट पे, और जब एज अ सिनेमाटोग्राफर काम करते हैं? मैं इन सारे मैं सीट्स को नहीं मानता हूँ. अगर मुझे साउंड करने का मौका मिले, मुझे एक्ट करने का मौका मिले, मैं वो भी करूँगा. फॉर मी आई गेस देयर इज़ ओनली वन डायरेक्टर विच इज़ द स्क्रिप्ट, you know, and everyone sort of like playing their own parts, maneuvering
that subject and like sort of like collaborating on that subject, that script. So everyone is serving the script. तो मुझे ये फिल्म फॉर्म, कहानी किस तरह से, कितना, कौन से लैंग्वेज में, कौन से टेक्निकली किस तरह का फॉर्म में बोलनी है, ये हर एक चीज़ जो है ना वो स्क्रिप्ट से आती है। तो मतलब मुझे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि दोनों चीज़ें एक साथ करते हो, कन्फ्यूजन तो नहीं होता, कैसे कर लेते हो, क्या कर लेते हो? और अक्सर ये भी बोला गया है कि सिनेमाटोग्राफर जब फिल्म बनाते हैं तो शायद अच्छी नई फिल्में बनाते हैं, दे कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द विजुअल्स, ऐसा पास में बोला गया है। तो मतलब वो सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि मतलब इट्स लाइक, क्योंकि मुझे वो रोल्स ही नहीं, मैं जब मतलब एक्टर्स को मैं समझाता हूँ या फिर उनसे कुछ लेता हूँ तो मुझे लगता है कि आई एम लाइक प्लेसिंग माई सेल्फ इन देयर शूज, बेसिकली व्हाट दे आर फीलिंग, उसी तरह से मतलब अगर साउंड की बात आती है, उसी तरह से इसकी बात आती है, तो मुझे लगता है कि वो रोल्स बदलते रहते हैं। जब आप ऑफ कोर्स मीन्स फिजिकली इट्स अ लिटिल physically taxing process to shoot and direct, but I really like that because मेरा बहुत सारा काम उस तरह से मतलब फास्टर भी हो जाता है डिसीजंस लेना मेरे लिए, क्योंकि there is no other person I'm interacting with, और उसको मैं समझाऊँ एक अलग इंसान को, हाँ कि क्लियर हो जाता है, कंफ्यूजन नहीं है, और there is one more ego to one more lesser ego to deal with, so that's I guess नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार वो बहुत कोलैबोरेटिव भी होता है कि अगर कोई आपके साथ हो तो, लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है कि मुझे कैमरा के लैंग्वेज, this is the most important thing for me, like holding that camera, because कैमरा एक ऐसा अंग है जिसके थ्रू सारी चीज़ें ये रिकॉर्ड हो रही है, तो वो अगर मेरे हाथ में है तो मैं बहुत रिलैक्स फील करता हूँ। नहीं तो मैं मॉनिटर पे बैठ के बहुत एंक्शियस फील करूँगा, अगर एक्टर्स वहाँ पे हैं और चीज़ें वहाँ पे चल रही है तो मुझे बहुत फोमो हो जाता है कि वहाँ पे फन चीज़ चल रही है और यहाँ पे बैठ के आप कैसे क्या कर रहे हो, आप चने खा रहे हो, सारे लोग इधर उधर आके देख रहे हैं, मॉनिटर को देख रहे हैं, और एंड आई गेट वेरी नर्वस व्हेन देयर आर 10 people स्टैंडिंग एंड लुकिंग इनटू द मॉनिटर। रादर आई प्रेफर दिस टू माय ओन, like it's less anxious. I forget the world and I'm here. That's it. Super. ठीक है, like it's about lies also. तो आखिरी कोई ऐसा झूठ आपको याद है जो पकड़ा गया हो? नहीं। Perfect actress. कोई ऐसा झूठ जो बोला हो, या कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप मोस्टली झूठ बोलते हो? क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को लेके झूठ बोलते हैं, to be very honest. Actually मेरा एक झूठ होता है कि मैं बहुत बार बोलती हूँ कि आई एम फाइन एंड आई एम नॉट, so that's actually I need to be better about it, yeah, because sometimes it's important to say I'm not okay. I think it's okay to say that I'm not fine, but I think हमें आदत पड़ गई है। True. हमारे घर वाले आपसे हमने पूछते हैं, हमारे फ्रेंड्स पूछते हैं how you doing, are you okay, कई बारी so you just say कि हाँ I'm good, everything's fine, because you don't actually want to say कि no यार I'm not okay, I'm not fine, I don't like this, I have a problem with being able to say that, because I'm trained from young कि चलो फटाफट everything's fine, put on a smile, everything's okay, go ahead, that way. So कुछ वो चीज़ मैं थोड़ा सा I would like to take that pressure off myself. I think that's something that we all get used to, in the public eye also. Sometimes I don't feel like smiling, sometimes I am in a different space or whatever. And then you're not fine, but then you're compelled to say you're fine. So I would like to change that. I like that. I lie a lot about that. That's a very deep thing. I think इस बारे में हम सभी को बहुत open up होने की ज़रूरत है. Yeah. आपका कोई झूठ? मुझे लगता है कि exactly like what she said is very very important, कि लेकिन मेरा दूसरे तरीके से कि it's not fine with me. I guess like I'm not fine with me. Yeah. It's like something is problematic, or something is like So for me it's to correct that yeah, things are okay. Just relax and like तो मैं ये चीज़ में काफ़ी जिया हूँ, जो उल्टे तरीके से कि अगर सब कुछ सही है लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा हो रहा है, शायद कुछ बुरा होने वाला है, इस वजह से अच्छा हो रहा है, तो ये अपने आप से ही वो झूठ बोलते रहना, कि पैनिक मोड में जाना या फिर इवन एंजाइटी मोड में जाना, मुझे लगता है वो मुझे बंद कर देना चाहिए. दैट्स अ लाई. नाउ आई रियलाइज दैट.
Great, ये बहुत fruitful Well, conversation it is हो गया। actually, you know, this is the conversation that we are hoping will happen from the show, you know, because it is a very important story. It puts forth issues which people have a tough time talking about. You know, they're inconvenient truths, they are inconvenient realities, and it's very important to address them because आज के बच्चे कल के adults हैं और कल का generation है, you know. So mental health, addressing issues that are, you know, they make the human beings of tomorrow. And as adults also, yeah, so many times we just pretend that everything's fine and we don't address things. So it's a very, very introspective feeling that, you know, you will probably feel after you watch the show. So Okay, I also want to ask you one more thing. आप स्क्रीन पे बहुत कम दिखती हैं, बहुत कम नजर आती हैं, बहुत गैप हो जाता है। आपकी शिकायत मैं अभी तुरंत ठीक करने वाली हूँ। 2 जून को 2 जून को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हमारा शो है स्कूल ऑफ लाइज, एंड उसके बाद भी 2-3 प्रोजेक्ट्स धड़ाधड़ आने वाले हैं, आप देखिए। ग्रेट। इसके बाद ठीक है, जैसे हमने बोला कि आपने बोला ये शिकायत दूर होने वाली है, तो क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, थोड़ी बहुत डिटेल्स। हैप्पी टीचर्स डे है, सेक्शन 84 है जिसके लिए मैं फिल्म कर रही हूँ, और धमाकेदार शुरुआत है स्कूल ऑफ लाइफ से 2 जून से। सो बताइएगा कैसा लगा आपको शो। बिल्कुल। अविनाश, इसके बाद आपको और कहाँ कब कैसे देख पाएंगे, किन प्रोजेक्ट्स में? No, we've just wrapped the shoot for Patal Lok season 2, so hopefully next year it should come out. So thank you so much हमारे साथ इस बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए और मनोरंजन जगत से जुड़े ऐसे इंटरव्यूज के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान। हasta la vista।